सलाम आदाब, मैं आपके साथ शरीफुल्ला। आप देख रहे हैं एनएस टाइम्स। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बयान दिया नमाज को लेकर कि जो लोग सड़क पर नमाज पढ़ते हैं उनको उनसे बातचीत करेंगे, उनको मनाएंगे। अगर मान जाते हैं तो ठीक है, वरना दूसरा तरीका अपनाएंगे। वहीं पूरे देश की बात करें तो गाय को लेकर राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग मुसलमान कर रहे हैं और देश के जो बड़े उलमा हैं या संगठन है वो भी कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। वहीं आज की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कि उस दौरान जो बिजली के तार थे उस पर सिर्फ कपड़े सूखते थे, यानी लाइट नहीं आती थी। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुमैया राणा, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं। लगातार जब मुसलमानों का कोई त्यौहार आता है तो कोई ना कोई चीज चर्चा में आ जाती है, चाहे गाय हो या फिर नमाज हो। सीधा ही सवाल होगा मैम आपसे कि किस तरह से देख रहे हैं कि प्रदेश का एक मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं धमकी भरे लहजे में मुसलमानों से कहते हैं कि सड़क लोगों के लिए चलने के लिए है, ठीक से मानोगे तो बात बन जाएगी, वरना दूसरा तरीका अपनाएंगे। किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, ये किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बहुत शर्म की बात है कि जिस लोकतांत्रिक देश का वो हिस्सा हैं और मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शपथ लेते वक्त यकीनन ये कहा होगा कि भेदभाव नहीं करेंगे। हमारे संविधान में भी इस बात को तरजीह दी गई है। उस वक्त में अगर किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए इस तरीके की हेट स्पीच दी जाती है तो वो बहुत शर्मनाक है, नंबर एक। नंबर दो, ये कि धमकी देने की बात जहाँ तक है, देखिए, जब सत्ता में जब होते हैं उसकी अकड़ कुछ और होती है और इस तरीके की अनपार्लियामेंट्री भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनको समझना चाहिए कि सत्ता तो मुगलों की नहीं रही, सत्ता तो अंग्रेज़ों की नहीं रही। बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज़ ने भी राज किया, उनका नामो निशान लगभग ख़त्म हो चुका है फ़िलहाल। तो ये सत्ता के ज़ुल्म में ऐसा कुछ ना करें कि लोगों के दिलों में जो इनके लिए सम्मान है, ख़ासकर उनके लिबास को लेकर के, इस देश में बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता है हमारे साधु संतों को। उस लिबास में रहने के बाद वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अफ़सोस होता है। मैं इसको मानती हूँ कि सड़कों पर नमाज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आवागमन बाधित होता है और इस्लाम इस बात की कतई इजाज़त नहीं देता है कि आपकी इबादत दूसरों की ज़िंदगी में खलल पैदा करे। इसके लिए तो रात में हुक्म है कि अगर नफिल नमाज़ें पढ़ें तो दबे पाँव ऐसे उठें कि दूसरा आपका कमरे में सोया हुआ दूसरा इंसान ना जागने पाए। तो सड़क पे दूसरे मज़हब के लोगों को हम कैसे परेशान कर सकते हैं? लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ बहुत ज़िम्मेदारी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, आप मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की बात करते हैं कि मस्जिद के अंदर पढ़ें, आप मस्जिदों को भी तो तुड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ आप मस्जिदें भी नहीं रहने दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप सड़क पे भी नहीं नमाज़ पढ़ने दे रहे हैं। तो कम से कम मुझे तो ये लगता है कि होना ये चाहिए था कि सड़कों पर अगर ज़्यादा तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उनका अल्टरनेट ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिदों को तामीर करना, ज़्यादा से ज़्यादा ईदगाहों को बनाना या ईदगाहों के दायरे को बड़ा करना, ये तो उसका अल्टरनेट हो सकता है। लेकिन ऐसी खबरें भी, ऐसे बहुत सारे आपने मामले भी देखोगे, लोग अपने घर में भी नमाज पढ़ रहे हैं तो उन पर भी एफआईआर दर्ज हो जा रही है। हाँ, बिल्कुल, खाली वो उत्तर प्रदेश में नहीं, वो कई ज़िलों में जहाँ कई प्रदेशों में जहाँ-जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे इस तरीके का देखना, अभी उत्तराखंड में भी लास्ट ईयर हुआ था। तो इनको एक्चुअली नमाज़, रोज़ा, कुरान, मुसलमान, इन सारी चीज़ों से इतना लगाव है कि ये इसको याद दिलाते रहते हैं। हमें तो लगता है मुसलमान इतना नहीं याद कर रहे होंगे जितना ये लोग याद कर रहे हैं, एक चीज़। दूसरे, जैसे-जैसे इलेक्शंस करीब आएँगे, ये मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, आप देखिए नीट की जो परीक्षा जिस तरीके से हुई, लोग चीख रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, कितनी दूर-दूर से लोग सेंटर्स पे जा कर के, आज भी किसी चीज़ का आया है, कोई एक एग्ज़ाम था शायद परसों, तो उसमें गए तो सेंटर ही बंद था, पता चला वो बंद हो गया। तो और उसके अलावा इससे पहले भी पेपर लीक हुए हैं। तो जैसे ही इनको पता होता है कि अब हम एक बड़ा कारनामा अंजाम देने वाले हैं, उससे 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले ये हिंदू मुसलमान की बात करना शुरू कर देते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया पूरा इनका साथ देती है। जो मेन मुद्दे हैं उसको छुपा करके, अब मुझे एक बहुत हँसी की बात मैं आपको बताऊँ, पिछले दिनों परसों नरसों की बात है, डीज़ल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए। तो डीज़ल और पेट्रोल के दाम बढ़ने के फ़ायदे न्यूज़ चैनल्स बता रहे थे। ये बहुत शर्म की बात है। मतलब आप ये समझ लीजिए, जो चीज़ कल 10 रुपए की थी, पेट्रोल डीज़ल के दाम जो बढ़ रहे हैं जब से वो ईरान वाला मैटर चल रहा है, उसके बाद से वो 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 हो गई है। तो चलिए मान लीजिए कि अल्लाह ने जिनको नवाज़ा है वो तो खरीद के खा लेंगे चाहे जितना महँगा हो। लेकिन वो लोग जो एक लिमिटेड जिनकी आय है, जो रेहड़ी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, जो आइसक्रीम बेचने वाले हैं, या जो लिमिटेड जिनकी सोर्स ऑफ इनकम है, वो कैसे इन सारी चीज़ों को चित्रा करेंगे? त्रिपाठी कह रही हैं कि 7 रुपए बढ़े हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आम आदमी पर, फायदे देखिए, गिनवा रही हैं। बिल मैं वही तो कह रही हूँ कि ये फ़ायदे गिनवा रही हैं और इससे पहले महँगाई डाइन खाए जात है पे इतनी चर्चा होती थी, जब सिलेंडर जो है वो 450 रुपए का था। तब महँगाई डाइन खा रही थी और आज जो है, जो सिलेंडर के दाम आप कहाँ पहुँच गए, और ब्लैक में जाइए तो 2000 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है और उसके तो दाम इन्होंने ऑलरेडी बढ़ा ही दिए हैं पूरी तरीके से। तो कुल मिला के सिर्फ़ एक शब्द में, ये एक सेंटेंस में ये बात खत्म हो जाएगी कि जब मूल मुद्दों से ध्यान को भटकाना है, जब समझ लीजिए, जब कभी मस्जिद और मुसलमान, जिहाद, इस्लाम, कुरान आए, तो आप समझ लीजिए कि 1-2 दिन के अंदर कोई बड़ा खेला होने वाला है और यही हो रहा है। लेकिन इसके लिए जनता को समझना होगा,
सिर्फ 20% को रोता देखने की चाह में जो 80% की बलि चढ़ रही है, उसको 80% को समझना पड़ेगा। ये सोचते हैं कि हम ये सब करेंगे और एक मैसेज जाएगा कि देखो मुसलमानों को ये कर दिया, वो कर दिया। ये देश मोहब्बत से बना था, ये देश कुर्बानियों से बना था। यहाँ पर लोगों ने बगावत की थी ऐसी ताकतों की जो यहाँ के लोगों को परेशान कर रहे थे, उनका उत्पीड़न कर रहे थे, तब जाके इस देश का निर्माण हुआ था। और आज फिर उसी सिचुएशन पे ला करके खड़ा कर दिया कहीं न है। कहीं जनता भी तो आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे भी खुश है। वो कह रहे हैं कि 5,000 का पेट्रोल होगा तब हम लेंगे, 10,000 का गैस सिलेंडर होगा फिर भी हम लेंगे। लेकिन मोदी जी को ही प्रधानमंत्री रहना चाहिए, योगी जी को ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए। कैसे उन पर किस तरह से उनको इस चीज़ में लपेटा गया है कि बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए धर्म की चाशनी, एक तो ये समझना होगा कि धर्म प्रधान देश है हमारा। वो किसी भी धर्म को ले लें, या क्या मुसलमान हो, क्या हिंदू हो, क्या सिख हो, क्रिश्चियंस भी यहाँ का ही हिस्सा है, क्या जैन हो, क्या बुद्ध हो, ये सारे लोग धर्म प्रधान लोग हैं जो अपने धर्म को बहुत तरजीह देते हैं। अब धर्म को दूसरी तरीके से पोर्ट्रे करना, एक सामने वाले जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है उसको विलेन घोषित करना, उसकी गलत सलत हिस्ट्री को पोर्ट्रे करना, ये सारी चीज़ों से एक जनरेशन में नफरत पैदा करने का काम किया गया। हालांकि आज भी तादाद मोहब्बत करने वालों की ज़्यादा है, इसलिए ये मुल्क बचा हुआ है। लेकिन बात सवाल यही है कि फिर ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा, फिर और ख़ासकर इसको जो आग को हवा दे रहा है वो दे रहा है सोशल मीडिया। मैं आज अपना नाम सुमैया की जगह किसी सपना या स्वाति नाम से मैं आईडी बनाऊं और उसके बाद मैं किसी मुस्लिम या मुसलमानों के ऊपर ख़राब टिप्पणी करूं, तो मैसेज क्या जा रहा है कि कोई नॉन मुस्लिम किसी हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहा है। अंदर जाके पता चला तो पता चला कि सॉरी, मुसलमानों के लिए अपमान कर रहा है। अब अंदर जाके जब पता करो तो पता चलता है वो अपमान करने वाली तो वो खुद ही मुसलमान है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमको आग में घी डालना है। यही सेम चीज़ उल्टी भी होती है। तो इन सारी चीज़ों पर शिकंजा होना चाहिए था, नहीं हुआ। वो लोग जिनको हिस्ट्री नहीं पता, जिनको देश की ज्योग्राफी भी नहीं पता, जिनको सोशियो पॉलिटिकल सारे जो वो है वो नहीं मालूम है, तो वो इसी तरीके की बातें कर रहे हैं। और आपको भी मालूम है कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहने वाले वो लोग हैं जिनके पास कोई काम धंधा ही नहीं है। एक पार्टी ऐसी अपने वहाँ बन के उभरी है, मुसलमानों की नाम नेहाद पार्टी, वो ज़मीन पे है ही नहीं उनके लोग। कोई सऊदी में बैठा है जो मजदूरी कर रहे हैं या अपने घर से दूर कमाने गए, उन बेचारों के दिलों में ऐसी भर दी गई है कि हमसे बड़ा मुसलमानों का खैर ख्वाह कोई नहीं है। और वो वहाँ से बैठ करके गाली बकते हैं, दरी बिछा लो, दलाली कर लो। उनको मालूम नहीं है कि किस एज के लोगों के लिए हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि नफरत एक तरफ से, नफरत उधर से भी है। वो लोग क्या कर रहे हैं कि नफरत को हवा दे रहे हैं और उसको प्रैक्टिकल यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है। एक चीज़ और आज मैम आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ एक प्रोग्राम में कहते हैं, तमाम अपने प्रदेश में जो किए गए कार्यों को गिनवाते हैं। उसमें कहते हैं शौचालय लगभग पौने 3 करोड़ हमने बनवाए, 65 लाख घर बनवाए। साथ ही उन्होंने पिछले सरकारों पर भी तंज कसा है बिजली को लेकर, आजकल जो बिजली की संकट चल रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में तो तार पर जो बिजली के तार होते उसपे कपड़े सूखा करते थे। बिजली देखने को नहीं मिलती थी, आती नहीं थी, महीनों गायब रहती थी। 1 हफ्ते दिन में आती थी तो 1 हफ्ते रात में आती थी। या तो मुख्यमंत्री जी ने खुद भी तारों पे कपड़े सुखाए होंगे अपने, या तार पकड़ के वो लटके होंगे कभी जो उनको अंदाजा रहा होगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है। आज वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं जबकि देश विद्युत के बड़े संकट से गुजर रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश बड़े संकट से गुजर रहा है। और उस संकट की घड़ी में आप बातें कर रहे हैं पिछली सरकार की। चलिए पिछली सरकार में मान लिया आपकी बात को सच माने, आप उससे अलग क्या कर रहे हैं? आपने तो उससे बड़ा महासंकट खड़ा कर दिया है। क्या हाहाकार मची हुई है। मैं जिस कस्बे में जाती हूँ, उतरौला, जहाँ पे मेरी विधानसभा भी है, वो मेरा ननियाल भी है। आप ये देखिए कि वहाँ पर कितनी परेशानी का हाल है, लाइट ही नहीं आ रही है। कितने-कितने घंटों लाइट नहीं आ रही, 10 मिनट को आती है, आधे घंटे को चली जाती है, फिर 10 मिनट को आती है, आधे घंटे को चली जाती है। तो सोचने, और भारतीय जनता पार्टी के वहाँ से इस वक़्त विधायक हैं, 17 से विधायक हैं वो। लेकिन उसके बावजूद भी बुरे हाल है। और खाली एक जगह की मैं आपको बात बता रही हूँ, ये पूरे समूचे उत्तर प्रदेश का हाल है। तो लोगों को भ्रमित करने का काम ना करें मुख्यमंत्री जी। पिछली सरकारों ने अगर कुछ ऐसा किया था जिसको आप दोहरा रहे हैं, तो आप कुछ उससे अच्छा और बड़ा करके दिखाइए। लेकिन आप तो उससे भी पीछे चले जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री तो कह रहे हैं कि ना प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 बना है बिजली के मामले में। बिजली पहुंच रही है, बस आप जैसे कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं कि लाइट नहीं आ रही है, बदनाम कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिजली के महासंकट के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर का बना हुआ है। ये थोड़ा सा उनके सेंटेंस में कुछ चीज़ें मिस हो गई थी। और ये वही बात है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा, इस तरीके की बातें करेंगे, लोगों में भ्रम फैलाएंगे। अभी ये 5 किलो अनाज पे भी आने वाले हैं, राशन पे भी आने वाले हैं कुछ दिन बाद, आप देखिएगा। तो कुल मिला के जो जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं, आप अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2 दिन 3 दिन पहले की, लखनऊ में यूपीएससी की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ बलात्कार हुआ। कहाँ है मीडिया? कौन पूछने वाला है? रात में महिलाएं और बच्चियां अकेले निकल जाएं, ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं। दिन में हो गया उसके साथ तो सब कुछ। तो कुल मिलाकर के ना तो इन्होंने नौजवानों को देखा, ना जवानों को देखा देश के,
ना किसानों की बात की, ना महिलाओं की बात की जो आधी आबादी है इस देश की। उसके बाद ना तो हिंदू की बात की, ना मुसलमान की बात की, सिर्फ अपने फ़ायदे की बात की और अपने फ़ायदे के लिए और सत्ता में रहने के लिए कि जितना भी घृणित काम कर सकते होंगे वो कर रहे हैं। एक चीज़ और मैम आपने देखा होगा पूरे देश में चूँकि बकरीद आने वाली है, कुर्बानी का जो चल रहा है, उसमें गाय को लेकर बहुत चर्चा चल रही है। जमियत उलमा हिंद की तरफ से या फिर इस बार मुसलमानों की तरफ से अपील की जा रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। क्या आप इसका समर्थन करती हैं? बिल्कुल, गाय को माता कह रहे हैं और गाय को देश का राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर सकते हैं? आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुत्व की बात करती है, तो आप अभी दूसरे की सरकार होती तो आप बैठ कर के शोर मचा रहे होते कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाएँ। आज आपके हाथ में है, आप बनाइए कोई नहीं बोलेगा। आपने कहा जमीयत उसका समर्थन कर रही है, हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सारे मुद्दे खत्म हो जाएँगे तो फिर इलेक्शन के वक़्त में लाएँगे कैसे मुद्दा? और इनको ये नहीं मालूम है कि जिस दिन गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे, उस दिन सड़कों पर जो जिस तरीके से उनका हाल हो रहा है, जिस तरीके से सड़कों पे गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो खुद मर रही हैं, उनका बूचड़खाने में क्या हाल हो रहा है, वो नाले की प्लास्टिक खा-खा कर के मर रही हैं और लोगों के वहाँ लोग किस-किस तरीके से जो पालते थे पहले जो मवेशी जो बड़ी एज के हो जाते थे, उनको बेच देते थे लोगों के हाथ। वो लोग परेशान तरस घूम रहे हैं, उन सब का क्या होगा? तो ये कभी भी नहीं करेंगे राष्ट्रीय पशु कुछ घोषित। भाजपा वाले खुद भी नहीं करेंगे, इसको उस घोषित नहीं गौशाला करेंगे। के नाम पे जो बड़ा स्कैम हुआ है, उस गौशाला की स्कैम को जिस दिन उजागर होगा, उस दिन लोग अपना सर पकड़ लेंगे कि इन्होंने गाय को माता कहने के बाद उसके साथ क्या हाल किया उसका। लेकिन ये किस तरह से देख रहे हैं, एक तरफ कहते हैं गौ हत्या बंद हो, वहीं बंगाल की बात करें तो पहले कहते हैं इस पर बैन लगा दिया जाए, उसके बाद कहते हैं 14 साल से अगर ऊपर है, अगर डॉक्टर सर्टिफिकेट दे रहा है तो उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं असम में कि आप घर में खा सकते हैं, गोवा में अलग खाई जाती है, यहाँ पर उसी के नाम पर मुसलमानों को मारा जाता है, लिंचिंग किया जाता है। तो बीजेपी के अपने ही जो नेता हैं उनके अलग अलग स्टेटमेंट आते देखिए, हैं। हम आपको एक बात बताएँ, जितना हमें मालूम है, गाय के मांस को इस्लाम में अच्छा नहीं माना गया है। मैं आपसे बता रही हूँ और ज़िम्मेदारी से चैनल पे कह रही हूँ। आखिरी ऑप्शन तो आपका हो सकता है क्योंकि रेगिस्तानों में सब्ज़ा नहीं होता था, हरियाली नहीं थी तो लोग अ, कुर्बानी करते थे जानवरों की। लेकिन उसपे भी इसका ज़िक्र है कि गाय का जो मांस है उसको अच्छा नहीं माना गया है खाने के लिए। तो मुसलमानों को तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको खाना भी नहीं चाहिए। और जिस देश में हम रहते हैं अगर वहाँ के लोगों की आस्था गाय से जुड़ी हुई है तो बिल्कुल गाय का गोश्त नहीं खाएँ। कोई फ़र्ज़ सुन्नत थोड़ी है कि आपको गाय खाना है। वो एक मजबूरी का सिनेरियो था जिसमें कुछ जानवरों को हलाल कर दिया गया कि आप इसको खा सकते हैं क्योंकि मर जाते लोग, वहाँ पे सब्ज़ी नहीं है तो क्या करते? लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मुसलमान हैं तो आपको गोश्त ही खाना है और ख़ासकर मैं इसकी पूरी मज़म्मत करती हूँ कि आपके पड़ोस में रहने वाला या आपके मुल्क में रहने वाले लोग अगर इस बात के लिए आहत हो रहे हैं कि आप उनकी आस्था जिस पर है, उनको जिसको माता कहते हैं, उसको खा रहे हैं तो मैं उसको बिल्कुल मना करती हूँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन तमाम और ऑप्शंस हैं। लेकिन आप अभी तो मुसलमान खुल के कह रहे हैं ना, आप राष्ट्रीय पशु घोषित आप कीजिए, पूरी करिए। तरह से बैन लगाइए, क्योंकि गाय के नाम पर सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित किया जाता है वो मुसलमान ही किया जाता आप है। देखिए जो जितने स्लॉटर हाउसेज़ हैं, अगर मुझे इतना शक है इस बात का कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ़ बफ़ होता हो। वहाँ पे हो सकता है कि काऊ मीट भी होता हो और चलाने वाली बड़ी-बड़ी कंपनियाँ गैर मुसलमानों की हैं और इनकी नाक के नीचे चल रही हैं वो कंपनियाँ। योगी जी की नाक के नीचे चल रही हैं, यहाँ छोड़ दीजिए, कर्नाटका चले जाइए, आंध्रा चले जाइए, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, असम चले जाइए, वहाँ के स्लॉटर हाउस बड़े-बड़े जो हैं वो सब गैर मुसलमानों के हैं और अभी पता भी नहीं है कि उसमें बफ़ है या काऊ है। तो इस पर पूरी तरीके से बैन लगना चाहिए और जब आपकी आस्था किसी के साथ है तो उसकी उम्र क्या देखना? मतलब माँ आपकी घर में एक उम्र तक खाली सम्मानित है और उसके बाद आप उसको बाहर कर देंगे कि जाओ ठीक है अब तुम्हारी एज ये हो गई है इतनी 70 साल 80 साल अब तुम्हारा कोई काम नहीं है अब तुम्हारे भाई जिसका सम्मान है वो है तो तो इसको घोषित, ये कुल मिला के भाजपा वाले राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेंगे। नहीं करेंगे और इसलिए नहीं करेंगे मैंने आपसे बताया कि इनके पास मुद्दे की कमी हो जाएगी इनको तो कोई ऐसा मुद्दा चाहिए जो मुसलमानों से जुड़ा हुआ हो और जिसको ये मुसलमानों से इजीली जोड़ सके इसलिए नहीं करेंगे आखिरी सवाल होगा, चूंकि अब पूरे देश की कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव पर नजर है, 2027 में चुनाव होंगे। समाजवादी पार्टी किस तरह से तैयारी कर रही है? चूंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जिस तरह से नतीजे आए उसके बाद ये भी कहा गया कि वोट में घोटाला किया गया है, ईवीएम पर भी सवाल उठे हैं। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में किस तरह से तैयारी कर रही है? देखिए घोटालों का तो इनका रिकॉर्ड कोई नया नहीं है वो कर ही रहे हैं समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुकी है ईमानदारी के साथ और लगन के साथ अपने एक एक कार्यकर्ता को ये निर्देशित किया गया है कि वो बूथ स्तर पे काम करें बूथ को मजबूत करें और जो एसआईआर में जो वोट कट गए हैं वो सही में कटे हैं या उनके लिए और फर्दर क्या कार्रवाई की जा सकती है वो देखें और जिन लोगों के वोट ट्रांसफ़र हुए हैं यानी कुछ लोग बम्बई रहते थे वो यहाँ आ गए सबके अलग अलग बने थे अब तो बहरहाल सब कुछ एक तरह से अच्छा ही हुआ लोगों ने उसको सबको लाइन अप करा लिया सब रजिस्टर्ड हो गए तो सारी चीज़ें हो गई तो हम लोगों की यही फोकस है कि हम लोग पूरी एक बूथ लेवल पे काम के लिए सबसे ज़्यादा मजबूती दी गई है ब्लॉक लेवल पे काम करने के लिए और लोगों में ये जागरूकता डालने के लिए कि आपको वोट करना कितना ज़रूरी है अच्छा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे एक ने कहा मेरी ही विधानसभा में कहा
कि भैया हम वोट तो बिटिया ज़रूर डालेंगे इस बार, क्योंकि जब 23 का वोट ढूंढा जा रहा था कि लास्ट 23 में किसने वोट डाला, तो अब की बार वोट डाल के हम पक्के हो जाएंगे कि हम यहीं के हैं। तो लोगों के अंदर एक ये भय है, तो मुझे लगता है कि अब की वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। और तो लग रहा है समाजवादी पार्टी की सरकार। बिल्कुल, हम तो हर बार इस उम्मीद में रहते हैं, और ये लोग अगर घोटाला पिछली बार ना करते, पिछली बार कई ऐसी सीट्स हैं, मेरे ख्याल से 60 वाट से ऊपर सीट्स ऐसी रही होंगी जिसमें 2000, 2500, 3000 के अंदर के मार्जिन से जीत हार हुई। कोई 200 से हार हार रहा था बीजेपी कैंडिडेट, उसको 250 से जिता दिया गया। ये सब कुछ है, लेकिन इस बार पैनी नज़र है, और कोशिश तो ये होगी हमारी कि नहीं करते। बाकी जो ग्राउंड लेवल पे जो तैयारी हो सकती थी वो सारी पार्टीज़ कर रही हैं, हम लोग भी कर रहे हैं मजबूती के साथ, और इनके जो घोटाले हैं उसको जन-जन तक पहुँचाने का काम समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कर रहा है। एक छोटा सा सवाल, आज 26 तारीख है, 12 साल हो गए प्रधानमंत्री मोदी को पीएम बने हुए। किस तरह से देख रही हैं उनके कार्यकाल को? देखिए बहुत उतार-चढ़ाव आए उनके कार्यकाल में, लेकिन जो पिछले दिनों जो उनका कैरेक्टर आया सामने वो बड़ा ही वो था। एक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम अगर एप्स्टीन फाइल में चाहता है तो ये एक बहुत शर्मनाक बात थी, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में जो चीज़ें आई थी वो बिल्कुल एक अजीब-ओ-गरीब था। बहरहाल उसमें क्या ही डिस्कशन। उसके बाद जो ईरान की जंग में जो गैर ज़िम्मेदाराना रोल रहा, जिस तरीके से नोटबंदी के टाइम में गैर ज़िम्मेदाराना रोल रहा, छोड़ दिया लोगों को लोगों के हाल उनके हाल पर, देशवासियों को कोविड में छोड़ दिया उनके हाल पे लोगों को, लोग मर रहे हैं, एड़ियाँ फट गईं, कोई पैदल चला जा रहा है। आज वो स्थिति में लाने के लिए तैयार बैठे हैं कि जब ईरान से जंग शुरू हुई, उस समय प्रधानमंत्री ने लोगों से क्या बातें करी कि आपको कोविड के काल को याद करके उसके लिए तैयार रहना चाहिए, उस तरीके की आपातकाल के लिए तैयार रहना चाहिए। तो एज़ अ प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि उनके सीने में दिल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर वो कहते थे कि पहले उन्होंने जवानों से कहा, बेरोज़गारों से कहा, जो नौकरी ढूँढ रहे थे उनसे कहा कि पकौड़े तलना भी एक पेशा हो सकता है, कमा सकते हैं। आज कुछ दिन पहले वो कहते हैं कि तेल कम खर्च करें। मतलब कोई प्रधानमंत्री ये बात कैसे कह सकता है? आप पकौड़े तलवा भी रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं तेल भी कम खर्च करो, जितना इस्तेमाल हो। आप कहते हैं सोना मत खरीदो 1 साल के साथ। किस देश में आप ये बात कह रहे हो? सोने से भी आस्था जुड़ी हुई है लोगों की। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, भले कोई एक नाक की कील दे, लेकिन शादी में उसका होना एक बहुत बड़ा शुभ लगन माना जाता है। उस देश में आप कह रहे हैं 1 साल तक, मैंने 1 साल तक लोग शादियाँ ना करें, कुछ ना करें, जिनके पास हो सकता है बहुत से विदेशी दौरा ना करें, मैं पेट्रोल उसी डीजल पे ना आ चलाएं। रही हूँ। ये इन्होंने फरमान जारी कर दिया, पेट्रोल डीजल न चलाएं, वो साइकिल, खैर साइकिल का दौर आए हम चाहते हैं, लेकिन खुशहाली में आए, इस तरह ना आए। साइकिल का दौर आएगा, 27 में भी आएगा और उसके बाद भी आएगा 29 में भी, लेकिन इस तरह नहीं आएगा जिस तरीके का दौर ये चाह रहे हैं। फिर विदेश का दौरा ना करें, कैंसिल कर दें, और आप चले गए वहाँ पे मेलेडी चॉकलेट खिलाने के लिए। ये कोई बात होती है? ये प्रधानमंत्री का रोल कॉल है? और वाकई में उनसे यही उम्मीद रखिए कि देश पर कोई बड़ा संकट आएगा, वो झोला उठाएंगे, वो फकीर हैं, वो चल देंगे, क्योंकि सब कुछ झोले से पार करा जा चुका है।